बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज के दिन की कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि अभी जब मेरा प्रोग्राम लाइव हम आने लगे थे, अब से कुछ देर पहले अपोजिशन इत्तेहाद, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इत्तेहाद बन गया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस एक वो अनाउंस कर रहे हैं कि होने जा रही है, कल वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके हवाले से उन्होंने पहले भी एक जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज ही के दिन में। अब दोबारा से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया, कुछ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस सब के अलावा नाज़रीन, वहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह से कौमी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये कॉन्फ्रेंस होगी और ज़रूर होगी। कॉन्फ्रेंस करने में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस हो पा रही उनकी, किस तरह के हर्डल्स हैं सामने, इस पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। जानने की कोशिश करेंगे तरीके इंसाफ से कि क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अपोजिशन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि अच्छा लगे बुरा लगे, आइन को हमने उसकी असली हालत में वापस लेके आना है। खैर, उन्होंने जिस तरह की बात कोट की, मैं वो अल्फाज कोट नहीं कर रही, तो लिहाजा उसको मैं अपने वर्ड्स में करते हुए मैंने कहा जी, आइन को उसके असली हालत में वापस लेके आना है। साहिबजादा हामिद रज़ा थे नाज़रीन, सलमान अकरम राजा थे, महमूद खान अचकज़ई साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अयूब साहब थे, उसके बाद उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, और उसमें अगेन महमूद खान अचकज़ई साहब थे। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमें आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो कि आवाम की नुमाइंदा नहीं है। सलमान अकरम राजा बोले, फस्तायत पे बात करेंगे। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस कल हर हाल में होगी। क्यों इनकी कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम्स हैं, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा नाज़रीन, जरदारी साहब ज़रा कम स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो देते हैं ज़रा धमाकेदार किस्म के स्टेटमेंट दे देते हैं। जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि मुआहदे के निकात पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है, ये कहना है सदर आसिफ जरदारी साहब का। बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात करें तो वो तुंदो तेज बयानात देते रहते हैं, गाहे बेगाहे हल्की फुल्की थ्रेड्स का जो एक सेशन है वो चलता रहता है बिलावल साहब की जानिब से। लेकिन जरदारी साहब की बात और तरह से है। जरदारी साहब जो हैं उनको मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, मंझे हुए सियासतदान भी हैं, और इसके अलावा वो इस वक्त सबसे बड़े आइनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, यानी कि सदर मुमलिकत हैं। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये यकीनन नून लीग के लिए कोई लम्हे फिक्रिया ज़रूर है। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतज़ार करें, यानी कि ये जो बजट पेश किया जाएगा अब उसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बजट के बाद पीपल्स पार्टी PMLN को कोई टफ टाइम देने जा रही है। इस सब पे भी डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं, खान साहब के ट्वीट हैं, और जो कुछ बातें फैलाई जा रही हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ की अभी तक जो हम तक इतलात पहुँची हैं नाज़रीन, सेक्रेटरी सेनेट हैं सैयद हसनैन हैदर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन उन्होंने बताया कि किसी PTI सेनेटर ने तनख्वाह में इजाफा ना लेने के हवाले से ताहाल सेनेट सेक्रेटेरिएट को तहरीरी तौर पे आगाह नहीं किया, और अगर कोई चाहता है, कोई रुकन इजाफा नहीं लेना चाहता तो तहरीरी तौर पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दे, तो उसके इजाफा नहीं होगा। नाज़रीन, इस सब के अलावा KP की मुबैना करप्शन और गुजरा की कारकर्दगी के हवाले से बानी PTI ने कहा है कि मई तक रिपोर्ट पेश कर दी जाए, और अलीमा बीबी ने क्रिकेट का भी बात कर दी है, क्योंकि सियासतदान इमरान खान साहब बाद में हैं और क्रिकेटर वो पहले हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने अपना गुस्सा है वो कह रहे हैं कि जी जेल में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का मैच देखा और हारने की वजह से सारा गुस्सा क्रिकेट पर उतार दिया, ये कहना है अलीमा बीबी का। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है बीबी वडेरी, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया बीबी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अख्तर ज्ञानी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज्ञानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब है, मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप दोनों हजरात के इजाज़त से मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से जान लूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस हर हाल में होगी, पहले भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी मेरा प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सर, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आप लोग क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हर हाल में ये कॉन्फ्रेंस होगी? करनी है कर लीजिए सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस अगर आपने करनी है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को और सिस्टर को सलाम।
अच्छा, बात बड़ी सिंपल है, ये कोई एक दिन का मामला थोड़ा ही है। ये इस हुकूमत की असल कहानी ये है कि ये अवाम की बात को सह ही नहीं सकते, ना इनके पास उसका जवाब है। अब आप ये बताइए कि अपोजिशन सिर्फ बैठ के डायलॉग करना चाहती है। हम तो जो जो तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जो मसाइल भुगते हैं, मैं उसका तो अहाता शायद इस वक्त करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि सारे पाकिस्तान को और आपको उसका बखूबी इल्म है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस अपोजिशन करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है, जो मुल्क जिन मसाइल में फंसा हुआ है, और उस वक्त ये अपोजिशन चाहती है कि उन मसाइल को कोई हल निकले, लेकिन हुकूमत जो है वो वहाँ पे लोगों को, जो अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हैं, सिर्फ पीटीआई के नहीं हैं, उसके अंदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बाकी लोग हैं, उनको भी बात करने के लिए, इकट्ठा होने देने के लिए तैयार नहीं है। और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारा करने के बावजूद अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं और दुनिया के सामने ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल जो रूलिंग जनता इस वक्त नहीं प्रेजेंट करती, ना उनकी ख्वाहिशात का एहतराम कर रही है। इन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में थे उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत कमज़ोर किया है, और उसके साथ साथ जो आवाम और ख़ास कर के जो हमारे ये जो सोशल हमारे जो सेक्टर के जितने भी लोग हैं, हमारी ख़ास करके जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो लोगों की आवाज़ बनती हैं, उन सबको भी ये गला घोंटने की कोशिश है, लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं इनको। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है और इतना कुछ सीख लिया है कि ये हुकूमत जो मर्जी हटकंडे इस्तेमाल करती रहे, इंशाल्लाह अवाम अपनी विल की असर्शन के लिए, उसको इस मुल्क के अंदर नाफिज करने के लिए, अल्टीमेटली जो कानून आइन का रास्ता है उस पर चलने के लिए अवाम इंशाल्लाह इनको मजबूर कर देंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मैं अगर मान भी लूँ कि चलें जो आप कह रहे हैं वो सारा कुछ दुरुस्त है, मैं जानना चाह रही थी अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा क्या है एग्जैक्टली? आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड करेंगे, क्या डिस्कशंस होंगी, यहाँ मतलब पर्पस क्या है इस सब का? देखिए जी, इससे बड़ा क्लियर पर्पस है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो इस मुल्क के अंदर हो चुका है, 3-4 इशूज हैं बुनियादी तौर पे। पाकिस्तान के अंदर अवाम की राय का एहतराम न करना, और ये सिर्फ इस वक्त हमारा नहीं, ये अपोजिशन का और पाकिस्तान के अवाम का ये मुतफिका मुतालबा बनता जा रहा है कि मैंडेट जो लोगों ने जिसको दिया है, जो लोग चाहते हैं, जो अवाम चाहती है, जमहूरियत के मुताबिक, असूलों के मुताबिक, वो अवाम के मैंडेट का और उनकी विल का एहतराम किया जाए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इंस्टीट्यूशन के अंदर ये तबाही बर्बादी और ख़ास करके जो बहुत ही कमज़ोर कर दिया गया है अदलिया को, और मुझे ये बताएं, आप अपने पैनल से भी पूछ लीजिएगा लोगों से कि जो पार्लियामेंट की जो एक हैसियत होती है, क्या वो इस वक्त वाकई वो पार्लियामेंट की हैसियत मौजूद है? जब आप पार्लियामेंट के अंदर से एमपीएस को, एमएनएस को उठा के ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कौन ले गया, किस वक्त ले गया, तो इन इदारों की क्या हैसियत रह गई है? इसके अलावा जो पुलिस कर रही है लोगों के साथ, जिसको चाहती है, जब चाहती है, जिस कानून के अंदर बैठ के उन्होंने खाना खाया, बातचीत की, मिले, और उसके बाद वो 5 घरों का जो वहां पे हशर किया है कि वहां पे गिलास तक नहीं छोड़े हैं पुलिस ने। ये जो आपकी चाय पीने वाली प्यालियां हैं उनको तोड़ के गए हैं। मुझे बताएं अभी क्या कौन सी चीज है जिसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इनके ऊपर खामोश रहना चाहिए? कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, इदारों की तकवीयत, अवाम के मैंडेट की वापसी, और इमरान खान को ये जो इन्होंने पाबंदे एक चार दीवारी के अंदर गैर कानूनी तौर पे, मैं तो इसको ऑनेस्टली बिल्कुल गैर कानूनी कहता हूँ, जो मर्जी तक कहते रहे, गैर कानूनी तौर पे पाबंद सलासल किया हुआ है, उनकी रिहाई, ये बुनियादी इशू है जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान इस वक्त तक इकट्ठा है। ठीक है, मैं बीबी साहब ऐसे जानती हूँ। बीबी, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस हर हाल में होगी, कल अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी ग्रैंड अलायंस करने जा रही है, यानी कि ऐसी बात है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही उन्होंने कोई ना कोई बात, कोई लाए अमल तैयार करना होगा। गवर्नमेंट ने इस पे, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात तो नहीं है, मैं एग्री करती हूँ ब्रिगेडियर साहब की बात से कि बहुत दिन से ये डिस्कशन में है, इशू है ये बना हुआ कि कोई ग्रैंड अलायंस होगा, आपस में डिस्कशन होंगी, इकट्ठी शायद कोई तहरीक चलाई जाए, तो गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की हुई है इस हवाले से? थैंक यू फायजा और ब्रिगेडियर साहब और अख्तर साहब, आप सबके साथ हम हाज़िर हैं। हमें सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए ही बात करनी है। तो आपने देखा है, मेरा ख्याल है फायजा, जब से मैं आ रही हूँ, मैं भी
AGN में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, तो ये बात हर दफ़ा होती है। तो अच्छी बात है अगर कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारी ये पार्टियाँ आप कहते हैं जैसे अपोजिशन इकट्ठी हो रही है तो हो जाए, कोई बात नहीं। जो काम करेगा, जैसे कहते हैं ना कि काम बोलते हैं, तो जो काम करेगा वही दिखेगा। वो जो सिर्फ बातें करेगा या एक दूसरे पे कीचड़ उछालेगा ना, ये बात मेरा ख्याल है हम सबको ख़त्म कर देनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह से ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं और अच्छी बात है। और मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ब्रिगेडियर साहब जो फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं नहीं कह रही, फेसबुक पे या जो ट्विटर पे इस तरह की बकवास लिखते हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लिखते हैं, फ़ौज एक अदारा है, फ़ौज हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ है, फ़ौज हमारी रेड लाइन है मैं कहूँगी। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हमें इस तरह की बकवासें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम को ध्यान दें। हम 2-2 लाख लोगों के वोटों से असम्बली में आके बैठे हैं। हमें अपने लोगों की कामों पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को सर्विस देनी चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अपना अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि ये हो गया वो हो गया। ये जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा है कि ये जो पुलिस पे कहा, तो मैं ऐनी गवाह बैठी हूँ। अभी आप चाहो तो आप ऑन एयर देख सकती हैं, हमारे घर के 12 लोगों को जेल में डाला गया था। हमारा ये नैब के ऑफिस के बाहर से हमारा फ़ायज़ा कसूर सिर्फ ये था कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आए थे। हमारे घर के अंदर आके, जब इनकी गवर्नमेंट थी। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप कहो मैं अभी आपको ऑन एयर आप दिखा सकती हैं, अभी मैं दिखा दूंगी। और हमारे घर के ये जो हम नहर पे ही रहते हैं, तो नैब के बाहर ये वाक़या हुआ था। और हमारे घर के अंदर आके हमारे घर की औरतों को साइड पे करके हमारे कमरों तक को देखा था। मेरे बेटे का पाँव टूट गया था, 6 महीने बेड पे, मियाँ इमरान जो इस वक्त हैं। अब मैं इस तरह की सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। चाहे इमरान खान की हुकूमत है, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, चाहे शहबाज शरीफ साहब है, भाई जो भी आता है उनको हुकूमत भी करने देनी चाहिए। जब तो ब्रिगेडियर साहब आप माशाल्लाह से इन्होंने इतने लंबे इल्ज़ाम लगा दिए, आम लोगों की तरह, जैसे हमारे जैसे लोग बैठते हैं सीधा मुंह करके, हम इतने दूसरी मुखालिफ हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना हम दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। ये बात गलत है फ़ायज़ा, इसको ख़त्म होना चाहिए। हमें यहाँ बैठ के अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ लोगों को सराहना चाहिए। जो मुल्क के लिए काम करते हैं उनको तो अप्रिशिएट करें ना। जो मुल्क के लिए गलत काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हुकूमत सब कुछ ठीक कर रही है, अगर जहाँ कहीं गलती है तो हमें उसको ओपन करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। लेकिन ये है कि जो एक ही बात में हम जी फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। इमरान खान को हुकूमत ने अंदर नहीं डाला हुआ, आपको पता है। जो आप केस चल रहे हैं कोर्ट में, वही कोर्ट पहले थे, वही कोर्ट आप हैं, आपको पता ही है। तो उस वक्त कोर्ट अच्छे थे जब नवाज शरीफ को बंद किया होता, जब शहबाज शरीफ को बंद किया होता, जब मरियम नवाज किसी ओहदे पे नहीं थी उनको बंद किया होता, और जब सारे मेन लीडर है। मुझे बताएं राना सनाउल्लाह को क्यों बंद किया था, कितना गलत उस पे इल्जाम लगाया था। राना सनाउल्लाह के हवाले से जो हीरोइन का केस था वो गलत था, वो गलत था, उस तरह से वो मुनासिब नहीं था। वो कितनी घटिया इल्जाम लगा के उनको लगाया गया। तो इसी तरह बताएं ना बेटा, मुझे बताएं अकामा पे मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से उतार के तो जेल में बंद कर दिया। साकिब निसार साहब कहते हैं आप मेरे पास आओ, सारा कुछ लेके मैं इनका सारा कुछ कर, आपको सारे काम कर दूंगा आपके। फलां ये कह रहा है, अमकान यो करे। तो इन बातों को छोड़ दो यार, खुदा का खौफ करो। इंडिया को देखो, तो मेरी बात सुनो, बांग्लादेश को देखो, दूसरे मुल्कों को देखो जो हमारे से इतने पीछे थे। वो लोग देखो आजकल अपने मुल्क की खातिर कहाँ तक उनकी मुल्क ने तरक्कियाँ की। हम एक दूसरे को पकड़ने में लगे हुए हैं। ये इनको मैंडेट नहीं मिला, इनको खींचो, एक आता दूसरे को खींचने लग जाता, दूसरा आता दूसरे को। ये हर वक्त ये मैंडेट नहीं मिला। अवाम की आप जो ये राग अलाप रहे हैं, अवाम को 4 साल पिछले जो इमरान खान की हुकूमत थी, मुझे बताएं कहाँ थे उस वक्त ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताएं क्यों नहीं अवाम का ख्याल किया था। अवाम तो बेचारी फाकों पे मर रही थी। ये चंद लोग जो फरागोगी और फलां और तमका, मैं क्या बताऊं आपको, और जो बुजदार साहब थे जो मतलब नौकरियां बेची जा रही थी, जो ओपन सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त आप कहाँ थे? क्यों ऐसी बातें करते हैं? मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञानी साहब से जानते हैं। ज्ञानी साहब, अभी बीबी ने बात की
राना सनाउल्लाह साहब पे जो हीरोइन का केस बना था, 25 किलो हीरोइन, मतलब मुझे पर्सनली ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बड़ी उस वक्त भी दिक्कत हुई थी, आज भी ये दिक्कत ही है कि शायद राना सनाउल्लाह साहब जैसा कोई बंदा जो है कि उसने स्मगलिंग शुरू कर दी है, वो भी हीरोइन की, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह से सिर्फ मैं राना सनाउल्लाह की बात नहीं करी, इसी तरह से इमरान खान साहब और बुशा बीबी पे जो इद्दत वाला केस था वो भी गलत था, वो भी इंतहाई भोंडा केस था, और वो भी जो है वो इस तरह से किसी के बेडरूम तक जाना या इस तरह से ये प्राइवेट लाइफ की चीज़ें, ये पर्सनल लाइफ की चीज़ें इस तरह से डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी, बाहर नहीं आनी चाहिए थी। बहरहाल जी हमारा मुल्क का ये सारी चीज़ें आई थी सामने। ये मामला जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस हर हाल में वो कह रहे हैं कि कल होगी, आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ मामलात को सुलझाने के लिए कोई चीज़ें जाएंगी और गवर्नमेंट भी कोई ठीक है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, इनसे भी हुई होंगी, इनसे भी हुई हैं, तो क्या अपनी गलतियों में ये भी नजरसानी करेंगे? अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है वो भी कोई बेहतरी की जानिब कुछ सोचेगा कि हमने मुल्क के लिए कैसे बेहतरी लेके आनी है? ज्ञानी साहब। बहुत शुक्रिया मैडम फैज़ा शराजी साहिबा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीबी वडेरी साहिबा ने बात की है, ये मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, ना सिर्फ इंडिविजुअली करता हूँ बल्कि कौमी तौर पर करता हूँ कि ये जो है छीना झपटी की सियासत जो है ना, ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए और इदारों के का साथ देकर, इदारों के साथ चलकर इस मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि मुल्क जो है हमारा किस तरफ जा रहा है, इसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से मसाइल हैं जो हमारे मुल्क को पीछे खींच रहे हैं। लेकिन जो वडेरी साहबा ने बात की है, इसके बरक्स कुछ जो ग्रीवियंसेस हैं पीटीआई के, वो भी बड़े क्रूशल टाइप के हैं, उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इससे पहले आपने ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, तो इसको अगर देखा जाए तो जो अपना केसेस की बात कर रही हैं, तो ना सिर्फ इमरान खान पर केसेस को कुछ गलत बने बल्कि पॉलिटिकल केसेस बनते हैं। हर हुकूमत अपने खिलाफ जो अपोजिशन होती है उसके लिए नैब को इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल केसेस के लिए, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। लेकिन मैडम इसमें फर्क अब ये है कि अब जो कुछ हो रहा है ना, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद या इसके बाद पहला जो है अपना नैब के कानून की तरमीम के बाद, ये एक बड़ा स्पेसिफिक सा हो रहा है। इस पे जो पीटीआई के ग्रेवेंसेस हैं वो काफी माकूल से हैं और उनके साथ जो है ना वो काफी जो है ना वो ज्यादती हो रही है। लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि इसके लिए कोई कमेटी बनाती, इनके मामलात को सुलझाने की बात करती या इनके मामलात को आईनी तौर पर देखने की कोशिश करती। लेकिन हुकूमत ने, ये सच्ची बात है कि इनको मामलात को इग्नोर किया है, बल्कि बाय फोर्स जो है इनको दबाने की कोशिश। ज्ञानी साहब, आपको लगता है कि ये जो दोनों कमेटियां बनी थी डायलॉग के लिए, उन कमेटियों को कोई हतमी तौर पे शक्ल पे निकलना चाहिए था, कोई नतीजे पे पहुंचना चाहिए था, गवर्नमेंट को कमीशन बना देना चाहिए था जो कि अपोजिशन डिमांड कर रही थी? चीजें खुल के आ जाती ना सामने, गवर्नमेंट के लिए भी फायदा था। मैडम ये आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि मामलात अब ये दूसरी जो चली थी, ये बहुत अच्छी अपना पॉइंट पे तकरीबन आ गई थी और अपोजिशन में जो है पीटीआई वाले जो है ये चाहते थे कि एक हमारा जो ना एक हल निकले, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मैटर था कि हमारे साथ जो अगर इंसाफ करना है तो जुडिशियल कमीशन बना दें जिसमें जजेस हो। था वैसे पर्सनली इसमें आपका क्या ख्याल है? इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं थी अगर कमीशन बन जाता? दो चीजें मैडम, दोनों के लिए बेहतर था, अपोजिशन के लिए भी बेहतर था, इनके लिए भी बेहतर था। इस पर दो चीजें हैं जी। पीटीआई तो ये चाह रही है कि जुडिशियल कमीशन बनता है तो उसमें पॉलिटिकल लोग जो है वो इसकी सरबराही नहीं करेंगे और जजेस जो है वो तमाम हकायत, सुप्रीम कोर्ट के वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मतलब जो भी सीनियर जजेस हैं उनकी निगरानी में बना दिया जाए, तो बना देते। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात अच्छी है, लेकिन हुकूमत नहीं बना रही और ना बनाकर, बल्कि पीटीआई ने यहाँ तक कह दिया था कि आप हमें सिर्फ एक प्रॉमिस कर दी, तारीख दे दें कि इस तारीख तक ये कमीशन बन जाएगा, तो हम डायलॉग करने को तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसकी तरफ जा नहीं रही और हुकूमत को ये शायद ये खदशा है कि जो पीटीआई के या अवाम के जो ग्रेवेंसेस हैं हमारे खिलाफ या जिनके ऊपर बार बार बात होती है वो शायद वो आगे खुलेंगे
तो हमारी जो है क्रेडिबिलिटी वो जो है ना खतरे में पड़ जाएगी। और ये मैं समझता हूँ इस पर ज्यादा जो है इल्जाम जो है वो हुकूमत पे आता है, वो इसलिए भी कि मुज़ाकरात की कामयाबी। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जी ज्ञान साहब अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से जो मुज़ाकरात की कामयाबी है मैडम, वो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है, इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं, जो इंतजाम हुकूमत ने करना होते हैं। अपोजिशन के पास क्या होता है, उनके पास सिर्फ बातें होती हैं, वो बातें करती है, अपनी मुतालबात करती है, शोर करती है, रोड पे आती है, पार्लियामेंट पे खड़ी होती है, लेकिन इस पे जो क्रेडिबिलिटी है वो हुकूमत की जाती है कि इख्तियारात उनके पास होते हैं, इदारे उनके पास होते हैं, उनको चाहिए था कि इसका पॉजिटिव जवाब देते। लेकिन हुकूमत ने ये, मैं समझता हूँ अपने तौर पर कि हुकूमत ने इस मसले को इग्नोर करके अपने मसाइल में भी और आवाम के मसाइल में भी किसी हद तक इजाफा किया है। जी ब्रिगेडियर साहब वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी फायजा, मैं सिर्फ गुजारिश चंद एक चीज़ें करना चाहूँगा। फौज एक कौमी अदारा है, उसने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, दे रही है और आइंदा भी देगी। ये उसकी कानूनी, आईनी, इखलाकी हर लिहाज से जिम्मेदारी है। ठीक है। कोई बंदा, कोई शख्स, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि फौज का शील्ड लेके अपने गुनाहों का, अपने जराइम का जो मलबा है वो इस बात पे डाल दे कि चूंकि मैं फौज के पीछे खड़ा हूं लिहाजा मेरे गुनाह जराइम जितने भी हैं उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम कोई चोर लुटेरे नहीं है, डाकू नहीं है। मैंने आपको ब्रिगेडियर साहब, हम कोई डाकू नहीं है, चोर नहीं है, गुनाहगार नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। फौज के पीछे हम फौज का साथ नहीं ले रहे, नहीं, ये बात गलत कर रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब दिया, आप गलत कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब से उनका पॉइंट ले लेते हैं पहले। जी ब्रिगेडियर साहब। नहीं, ये गलत बात है, फौज के साथ। ओके राइट, बीबी आप फिर बात करें प्लीज, हैव अ सोलो प्रोग्राम आप कर लें। अगर आप में कोई बात हिम्मत हौसला नहीं है बात सुनने की, है डायलॉग किसके लिए बता के बैठे हैं यहाँ पे? हो है। आप प्लीज गो अहेड, फायजा आप जाने और बीबी जाने। आई एम सॉरी, मैं इस किस्म का नहीं, ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात करें। ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, जब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो उसका जवाब बीबी से ले लेंगे। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी, मैं जो बात फायजा कहना ये चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि मुझे ये सिखाया गया कि जब कोई एक बंदा बात कर रहा हो तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये हमारा जमहूरियत का लेवल है, हम मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बैठे हैं और आप किसी की बात सुनने के लिए, इन्होंने 4 दफा लफ्ज घटिया इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इंटरप्ट किया वहां पे, सिर्फ लफ्ज इनके जराइम, इनको खौफ किस चीज का है? क्यों अगर मैं लफ्ज जराइम इस्तेमाल कर रहा हूं या कोई इस तरह की चीज इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये हर चीज अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये क्यों फौज को अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? फौज एक कौमी अदारा है। मुझे वो दिन बिल्कुल याद है, मैं कभी भी उसको नहीं भूल सकता जब कहा क्या था, ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होके इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये वो लोग हैं जो इस कौम की जिन्होंने बोटियां और इनको हड्डियों तक का खून तक का कर लिया है, जिन्होंने ये कहा था कि ये जर्नैल कहाँ से आ जाते हैं पत्नी रोज हमें सिखाने के लिए, जिसने ये कहा था कि ये जो डिवाइड लाइन है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, आपका भी खुदा वही है हमारा भी वही है, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाई इन्होंने। ये किसने कहा था अपने पूरे एक फंडोमियन के अंदर, जिसने ये नारे लगवाए थे कि ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है के पीछे कौन है, ये किसने कहा था? ये इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है और उस पर वो कायम है, वो रिपीटेडली कह रहे हैं कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, इंशाल्लाह हम इस पे कायम है और इस पे भी कायम रहेंगे। हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी गुजारिश है, नंबर 1 कि जो भी इदारे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अमलदारी करें, दैट इज एंड ऑफ इट। ये एक बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 4 दफा लफ्ज घटिया इस्तेमाल किया, मैंने तो चुप करके सुना। जमहूरियत अगर दरस देना है तो मुझे भी आप इनकी बात सुननी पड़ेगी और इनसे गुजारिश ये है कि इन्होंने मुझे अगर दरस देना है तो खुद मेरी बात भी सुन ले। तीसरी बात मैं आपसे ये जो बात ये करना चाहता हूँ, ये कानून आइन की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि रिजर्व सीट जो है वो अलॉट करें। मुझे बताएं कौन सी चीज वो मान्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होने दिया? और ये कौन लोग हैं जो इस डिसीजन की मुखालफत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जमहूरी भी हैं और अमन पसंद भी हैं और हमारे अदालतों में भी यकीन रखते हैं? अगली बात जो इसके ऊपर थोड़ी सी पहले बात हुई है, ये जो पिछली जब कमेटी बनी और उसके ऊपर बातचीत हुई रिकंसिलिएशन की बिटवीन द अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, मुझे ये बताएं पीटीआई ने सिर्फ लास्ट मोमेंट तक लचक उस हद तक दिखाई कि उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। जुडिशियल कमीशन बनाने के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर इंडक्शन जो इस वक्त हो चुकी है, क्या इस पे भी इनको एतराज है?
जुडिशल कमीशन कहा कि जनाब बनाइए, सिर्फ आप ऐलान कर दें, वादा कर दें, हम आगे बातचीत करते हैं। ये डरे हुए क्यों हैं? ये किसी किस्म की इंक्वायरी अपनी इस धांधली के ऊपर नहीं आने देंगे। इनको पता है कि ये सारी नीचे रेत है। पहली हेयरिंग या दूसरी हेयरिंग के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इनकी जो असलियत है हुकूमत की, ये जो 47 वाली हुकूमत है, हमने जनाब इलेक्शन लड़ा है, हमने कोई फॉर्म 47 के ऊपर नहीं जीत के आए। हमने वो रात देखी है जो 8 और 9 की रात को जो कुछ हुआ है सुबह तक इस पाकिस्तान के अंदर। धांधलियां होती रही होंगी, ये धांधली नहीं थी, ये जुल्म किया गया है इस पाकिस्तान के अवाम के साथ। पाकिस्तान के अवाम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको पॉइंट आ गया। बीबी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते तो डिटेल ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे और ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब जो है वो बीबी वडेरी से लेंगे, क्योंकि वो इस दौरान वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रही थी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।